डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एएमयू की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि 5 साल के क्वेश्चन को डिस्कस करने की एक कवायद है, जिसके आज तीसरी मंजिल पे हम पहुंच गए हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस की जो एंट्रेंस टेस्ट हो रही है 2022 में, मुझे बताया गया है कि काफी कम दिन बच गए हैं। यदि उसकी डेट एक्सटेंड ना हो तो, यदि हो तो मुझे बता दीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2018-19। यहाँ पे जो 2018-19 में थोड़ी कंफ्यूजन है। 2021 ये कहते हैं, 21-22 लाइक। सो आप इसको 2018 भी कह सकते हैं, 2019 भी कह सकते हैं। और ये पेपर एनालिसिस इसलिए भी खास है कि ये डिमांड काफी स्टूडेंट ने किया है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस कीजिए। इस वीडियो में डिस्कस की गए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी, और काफी इनपुट्स भी मैंने देने की कोशिश की, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा है, इसको गौर से देखिएगा। सो लेट अस बिगिन। यदि ये चीज आपको लगता होगा कि सर बार बार बताते हैं, लेकिन मेरा बताना एक तरह का कर्तव्य है कि आप पॉल साइंस हेल्प की एग्जाम गाइड, खास करके दो गाइड मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो एएमयू के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है एग्जाम गाइड, सॉरी, एग्जाम, ये लिख ठीक से रहा नहीं है, इसको चलिए कम लिखते हैं, ईटी गाइड कह लीजिए। एंट्रेंस टेस्ट गाइड जो है वो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वो मैंने पिछले साल निकाला था, इस साल उसके कुछ एरर जो उसमें मुझे पता चले थे, टाइपो अनदर, उसको करेक्ट करके फिर से उसको अपलोड किया है। तो वो गाइड, जिसकी की प्राइस करीब 100 रुपीज के आसपास है, नॉमिनल कॉस्ट पे, वो ले लीजिए। वो बेस्ट गाइड आपके इसके लिए है। इसके अलावा जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो भी आप ले सकते हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेल कर सकते हैं, मेल आईडी लास्ट में दी गई है। और गाइड के बारे में केवल मैं इतना बोलूंगा कि ये बेस्ट रिसोर्स जरूर है, लेकिन कोई कुंजी नहीं है कि आप उसको पढ़ें और कंप्लीट कर जाएं। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपके गाइड को पढ़ के क्या मैं कंप्लीट कर जाऊंगा। ये हास्यास्पद क्वेश्चन है। गाइड मतलब रास्ता दिखाता है, आपको पाथ दिखाता है, आपको रास्ते पे खुद जाना है, बाधाएं दूर करनी है, मंजिल प्राप्त करनी है। कोई आपको पकड़ के कोई नहीं पहुंचा देता है। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन क्वेश्चन आंसर का दौर। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। उससे पहले, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ कुछ जो ऑब्जर्वेशन जो मैंने इसको एनालाइज करने में, रिसर्च करने में मैंने देखा है कि क्वेश्चन जो है बहुत ही क्यूरियस मिक्स है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही रन ऑफ द मिल हैं। रन ऑफ द मिल मतलब एकदम बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से उसको टिक मार सकते हैं। बहुत थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन इस पूरे पेपर में नहीं है, फैक्चुअल बेस्ड है। और कुछ क्वेश्चन अर्बिट हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे 70 में से मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल अर्बिट हैं। अगेन वो जो है वही कोट एंड डेट इन सब के बारे में होती है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है कई जगह से उठाए गए हैं, जैसे दूसरे पेपर से ले लिए गए हैं। कुछ लगता है बीएचयू से, कुछ डीयूटी से लिए गए हैं, कुछ यूजीसी नेट से लिए गए हैं। तो सबका असेंबलेज है, कॉपी पेस्ट जैसी कुछ है। इसमें इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, मैंने पहले छोड़ दिया था, लेकिन मुझे इस बार लगा कि एक बार एनालाइज करना चाहिए, तो थोड़ी बहुत उसकी भी एनालिसिस मैंने की है आपको हेल्प करने के लिए। कुछ मटेरियल भी उसमें मैंने अपने ही गाइड और पीपीटी से उसमें आपको कोलैट करके दिया है, आप उसको अलग से देख सकते हैं। सो लेट अस बिगिन नाउ क्वेश्चन आंसर का दौर। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी इज एसोसिएटेड विद। अब देखिए, नेचुरल लिबर्टी क्या है? जो नेचर में हमें लिबर्टी मिलती है, जब कोई शासन नहीं है, कोई पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। तो जब स्टेट ऑफ नेचर में जो है हर कोई एकदम फुल 100% लिबर्टी होता है, लेकिन हमारी लिबर्टी जो है दूसरे के लिबर्टी से टकराती है, और जिसको हॉब्स बोलते हैं कि वो बदल जाता है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, और कुछ रह नहीं जाता है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से आप इसको जोड़ सकते हैं। ये सब सारे जो हैं थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट हैं, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, फोर्स थ्योरी की मतलब जो जिसके पास में बल है वो स्टेट स्थापित करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो आप पता है। और इवोल्यूशनरी थ्योरी मतलब हिस्टोरिकल थ्योरी, जैसे कि आप हेगल का देख सकते हैं या फिर एरिस्टोटल का देख सकते हैं। सब हिस्टोरिकल मतलब इवोल्व कैसे इवॉल्व होता है, फैमिली, फिर सिविल सोसाइटी, और सबसे अल्टीमेटली जो है स्टेट बनता है। तो लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से मुझे लगता है कि आप नेचुरल लिबर्टी को जोड़ सकते हैं, नेचुरल राइट को भी उससे जोड़ सकते हैं। वॉट इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू रॉल। अब ये तो बहुत ही मतलब जनरल क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है कि रॉल के अनुसार से जो फर्स्ट वर्च्यू सोशल इंस्टीट्यूशन का है वो जस्टिस है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ये दे रहा हूँ कि जिस भी स्टूडेंट ने इस पे टिक मारा है वो मोस्टली गलत है। अधिकतर मुझे ऐसे पेपर मिलते हैं जिसमें टिक मारा वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली या उन्होंने मजाक में मारा है या सही में, आई डोंट नो, लेकिन मोस्टली रॉन्ग है। उससे आप कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि मैं रेड पेन से कर रहा हूँ तो आप समझ लेंगे, और जो स्टूडेंट का किया हुआ है वो ब्लैक पेन से। सो इट इज जस्टिस।
और इसको जो है कम्युनिटेरियन क्रिटिक भी करते हैं कि क्यों जस्टिस ही जो है किसी सोशल इंस्टीट्यूशन का फर्स्ट वर्च्यू होना चाहिए। ये यूनिवर्सलिज्म उसको मानते हैं और कम्युनिटेरियन उसको उसकी बुराई करते हैं रॉल केस की। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, नेचुरल राइट इंक्लूड करता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ये तो आपको अभी तक पता हो गया होगा। तो यहाँ पे पोवर्टी मिस प्रिंटिंग हो गई थी, तो ये सही है। मिल, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, बिलीव दैट द वर्स्ट टाइप ऑफ टिरनी इज, आपको पता है उनके साथ में जो है एक फ्रेज जुड़ा हुआ जो वो कहते थे, टिरनी ऑफ मेजोरिटी। और ये फ्रेज आपको पता होना चाहिए कि एलेक्स डी टॉकवेल के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो भी ये यही बात कहते हैं। और टिरनी ऑफ मेजोरिटी क्या होता है? डेमोक्रेसी में भी हो सकता है, और ज्यादा डेमोक्रेसी में ही होता है, जहां पे कि यदि एक परमानेंट मेजोरिटी हो और एक परमानेंट माइनॉरिटी हो, तो डेमोक्रेसी में क्या होगा, जिसको ज्यादा वोट है उसकी बात मानी जाएगी। तो हमेशा जो है वो मेजोरिटी जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। तो ये एक तरह से उसकी हमेशा बात मानी जाएगी। एक तो इसका ये एस्पेक्ट है। वैसे मिल के अनुसार इसका मायने ये होता है कि मान लीजिए सब कोई कह रहा है कि सूरज जो है पूरब में उगता है, और कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि सूरज पश्चिम में उगता है, तो सारे लोग मिल करके उसको एक तरह से इतना रिडिकुल करेंगे कि वो सुसाइड कर ले, टाइप ऑफ। तो ये टिरनी ऑफ मेजोरिटी है। और ऐसा हुआ है कि जब कोई भी जो माइनॉरिटी बात होती है उसको कोई मानता नहीं है, उसको इतना रिडिकुल होना पड़ता है, जो हट के जो कोई चलता है मेजोरिटी से, तो मेजोरिटी उसको छोड़ती नहीं है। ये गांव में भी होता है, शहरों में होता है, समाज में होता है, देश में होता है, उसको आउटकास्ट कर देती है। इसको टिरनी ऑफ मेजोरिटी, मतलब कि जो माइनॉरिटी व्यू रखने वाले लोग हैं, या जो अलग व्यू रखने वाले जो थोड़े लोग हैं, वो माइनॉरिटी में चले जाते हैं, और कैसे उसको मेजोरिटी गैग करती है, कैसे उसके मुंह को बंद करती है, रिडिकुल करती है, मजाक बनाती है, इसको उन्होंने टिरनी ऑफ मेजोरिटी कहा था। प्लाटो फॉलोड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? तो अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव क्या होता है। डिडक्टिव जो है टॉप टू बॉटम होता है, और इंडक्टिव जो है बॉटम टू टॉप होता है। ये डिडक्टिव है, ये इंडक्टिव है। डिडक्टिव का मायने क्या होता है उस मेथड में, मतलब एक तरह का ये एक रिसर्च मेथड कह लीजिए है, थॉट मेथड। पहले ही जो है आप एक ग्रैंड जो है वो थॉट लाते हैं अपने, मतलब सोच से, आपकी इतनी बड़ी बुद्धि है, फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से, और फिर आप ग्राउंड पे उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि मेरी जो थॉट है किसी चीज के बारे में वो कितनी जो है सही है, कितनी गलत है, और फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं। इसको जो है डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। इंडक्टिव उल्टा है, आप कोई ग्रैंड थॉट नहीं लाते हैं ए प्रायरी पहले से, आप ग्राउंड पे, मतलब फील्ड पे जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, फिर एक पैटर्न ढूंढते हैं कि क्या कुछ निकलता है, और उससे हाइपोथेसाइज करते हैं, और फिर थ्योरी बनाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। इसको जो है इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। अब आप इसे समझ गए होंगे कि प्लेटो तो बिल्कुल ग्रैंड थॉट वाले पर्सन है, पहले ही से सोच लेते हैं कि स्टेट ऐसा होना चाहिए, इंडिविजुअल ऐसा होना चाहिए, जस्टिस का ये है, तो वो एक डिडक्टिव मेथड को अपनाते हैं। एरिस्टोटल्स मोस्ट प्रैक्टिकेबल गवर्नमेंट क्या था? तो ये आपको मैंने कई बार बताया है, उनका जो मोस्ट प्रैक्टिकेबल गवर्नमेंट था वो उनका नाम पॉलिटी दिया था। पॉलिटी वो दो तरीके से यूज करते हैं। एक तरीके में वो कहते हैं कि पॉलिटी रूल बाय मैनी विद द कॉन्सेंट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनी है, पॉलिटी कहते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो 6 टाइप का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, यदि उसको हम सोचे कि उसको कैसे बेस्ट उसमें से निकाला जा सकता है, वो 6 आइडियल टाइप में से, तो वो कहते हैं कि एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी को यदि हम मिक्स कर दें, दोनों का कुछ कुछ चीजें ले लें, तो उससे जो निकलेगी उसको भी फिर वो नेम पॉलिटी ही देते हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो ये पॉलिटी है। हु इज रिगार्डेड एज द प्रोफेट ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन? अब ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते नहीं है। अब देखिए, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या था? 1689 या 88 कह लीजिए, 88-89 में इंग्लैंड में जो है मोनार्की को बिल्कुल एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया, मतलब मोनार्की का पूरा पावर छीन लिया गया, और पार्लियामेंट जो है सुप्रीम हो गया। इतने साल पहले, 300 साल से भी ज्यादा। उसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब कि बिना किसी ब्लड बहाए हुए ये रिवॉल्यूशन या चेंज हुआ। तो इसको जो प्रॉफिट, मतलब क्या हुआ, जो उसको बड़ाई करते थे या जो उसको लाने में जिन्होंने उसको हेल्प किया, तो वो लॉक थे। इनफैक्ट लॉक की जो राइटिंग थी, वो कई लोग कहते हैं कि जो सेकेंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो उनकी थी, या 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को जस्टिफाई करती थी।
और उनका यदि आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पढ़ाया है तो आपने देखा होगा किस तरह से वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं, तो वो भी जो है इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के एक तरह से प्रॉफिट जैसे दिखते हैं लॉक। Who among the following was champion of पॉपुलर सॉवरेंटी? आपको पता है कि पॉपुलर सॉवरेंटी वैसे लॉक ने दिया था, लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की उनके मन में कल्पना नहीं थी, और उसके अलावा वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते थे जिसमें सॉवरेंटी जो है ट्रांसफर हो जाती है पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को। लेकिन एक्चुअल में जो पॉपुलर सॉवरेंटी के जो प्रॉफिट आप कह लीजिए वो रूसो थे, जिन्होंने कहा कि जो सॉवरेंटी है वो पीपुल में ही रहती है, पीपुल में ही बसती है, वो पीपुल से बाहर जा नहीं सकती है, कोई पीपुल अपने सॉवरेंटी को डेलीगेट नहीं कर सकता रिप्रेजेंटेटिव को। तो इसलिए रूसो को आप इसमें मारिए। Who said that the nature has placed mankind under the governance of two sovereign master, pain and pleasure? अब ये जो कोट है ये डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये लैंडमार्क कोट है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोट जो एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा जिसको आपको याद रखना चाहिए बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, एक जिसको याद आपको नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो सेकंड टाइप का होता है वो एग्जामिनर को सैडिस्ट प्लीजर मिलता है क्वेश्चन सेट करने में, और वैसे ही क्वेश्चन को मैं आर्बिट क्वेश्चन बोलता हूँ। ये वैसा नहीं है, ये है जिसको कि आपको जानना चाहिए। आप यदि आप यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ेंगे, जेरेमी बेंथम को पढ़ेंगे, तो ये लाइन आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये जेरेमी बेंथम का लाइन है, और इसी से जो है ये बेसिकली हेडोनिज्म का प्रिंसिपल है। पेन और प्लेजर ही लाइफ में सब कुछ है। हेडोनिज्म क्या कहता है कि भाई हमको सुख लेना है, प्लेजर लेना है और पेन को कम करना है, बस यही लाइफ का ध्येय होना चाहिए। और उसको जेरेमी बेंथम ने यूज किया कि हमारा कोई भी एक्ट तभी मोरल है, इथिकल है या जस्ट है यदि उससे अधिक लोगों को प्लेजर मिल रहा है और कम से कम लोगों को पेन मिल रहा है। उसको उन्होंने प्रिंसिपल बोला GHP, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल या पर्सन। तो ये जेरेमी बेंथम का कोट है। JS मिल, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इज पॉजिटिव, निगेटिव, सोशल। तो ये भी क्वेश्चन जो है कई जगह पूछा गया है कि बेसिकली जो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है वो निगेटिव लिबर्टी की तरफ ज्यादा है। वैसे वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, लेकिन निगेटिव लिबर्टी क्या है कि कंस्ट्रेन नहीं होने चाहिए, मतलब हम जो करना चाहें, जो हमारे थॉट आए, जो स्पीच आए, जो एक्ट आए, हम कर पाए। जब तक कि हम दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं तब तक हमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो क्वेश्चन है, चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, उनके फाउंडर से क्वेश्चन होना लाजमी है। तो सर सैयद पॉलिटिकल आइडिया वेर डीपली इन्फ्लुएंस बाय, मैं इस पे कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑल ऑफ द अबव जब भी हो तो आप ऑल ऑफ द अबव मारिए, क्योंकि ये सब बहुत लॉजिकल लगता है। ये तो मुझे पता है कि उनको इसकी बड़ी चिंता थी, इनकी भी चिंता थी। तो ये सेकंड, अब दो जब सही है तो तीसरा होगा ही ऑल ऑफ द अबव, तो आप बाकी पढ़ लीजिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यही होना चाहिए। गांधी थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप एम्स एट, अब मेरे अनुसार से ये पहला क्वेश्चन है जो कि इनवैलिड क्वेश्चन है। अब इनवैलिड क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कुछ और भी इसमें इनवैलिड क्वेश्चन उन्होंने बनाए हैं। क्योंकि ट्रस्टीशिप बेसिकली गांधी जी का था क्या या है क्या? उन्होंने ये कहा था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनका पहले तो ये मानना था कि इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी नेचुरल है, जैसे एरिस्टोटल ने कहा था, उसको हम पूरा इक्वल नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग इंडस्ट्रियस होंगे, वो पैसे ज्यादा कमाएंगे, कुछ लोग उतने नहीं हो पाएंगे इंडस्ट्रियस, वो गरीब रहेंगे। लेकिन उनका मानना था कि जो मासेज हैं, जो गरीब हैं, उनके ट्रस्टी के रूप में कैपिटलिस्ट क्लास को बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी पैसे बनाए हैं वो इसी जनता को सामान बेच के या उसकी सर्विस लेके, उसकी लेबर ले करके उन्होंने बनाए हैं। तो उसको यदि वो ट्रस्टी के रूप में उस संपत्ति का यूज करेंगे, मतलब उसी जनता के ऊपर खर्च करने का, अपने लिए बहुत थोड़ा सा रखेंगे, अपना मान लीजिए सादा कपड़ा पहने, सादे घर में रहे, और जो पैसा उन्होंने बनाया वो समाज की भलाई में खर्च कर दे, तो ये मॉडल था। तो ये इगैलिटेरियन सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट नहीं था जो ये सेक्टर शायद ये कहना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, कोई इगैलिटेरियनिज्म नहीं थी इसमें। ना ही ये रिच क्लास को खत्म कर देना था, लिक्विडेट करना था, नहीं, नहीं करना था। और कोई सोशलिज्म लाने का भी उनका कोई विचार नहीं था। इसलिए नन ऑफ द अबव तो होगा, लेकिन पता नहीं, अब इससे अधिक मैं नहीं बोलूंगा। द सिस्टम ऑफ डायरची वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच एक्ट? अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि पूछना चाहिए कि डायरची प्रोविंसेस में किस एक्ट से लाया गया, क्योंकि प्रोविंसेस मतलब जो स्टेट जिसको आज हम बोलते हैं, उसमें इससे लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको कहा जाता है रिफॉर्म के तौर पे मॉन्टेग चेसमफोर्ड रिफॉर्म। लेकिन
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू जो है डीआरसी सेंटर में लाया गया और प्रोविंसेस में खत्म कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो फिर तो इनवैलिड हो जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। वैसे इसका ऑफिशियल आंसर जो है 1990 होगा कि प्रोविंसेस में डीआरसी जो आई वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आई। मुस्लिम वेयर ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनको तो आपको पता है कि यही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जिसका दूसरा नाम था मोरले मिंटो रिफॉर्म, उससे जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। आप देख सकते हैं मॉन्टेग चेसफोर्ड रिफॉर्म है जो कि यहाँ पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, और मोरले मिंटो रिफॉर्म ने मुस्लिम को दिया और सिख एंड अदर कम्युनिटी को जो है मॉन्टेग चेसफोर्ड रिफॉर्म ने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। ये भी याद कर लीजिए, कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसमें फर्स्ट है द कैबिनेट मिशन प्लान, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। मुझे लग रहा है जो बेस्ट आंसर है, कैबिनेट मिशन प्लान लास्ट अटेम्प्ट था 1946 में जिसमें इंडिया को एक रखने की कोशिश की गई थी। इसमें 3 ग्रुप बनाया गया था, ए बी सी, मतलब आप समझ सकते हैं ए बी जो मतलब 2 पार्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में, जहां जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कहलाता है और एक पूरा रिमेनिंग इंडिया जो बचा रहा, ये तीनों एक कन्फेडरेशन बनेंगे फेडरल स्टेट ट्रू मायने में। तो एक रह सकता था कंट्री, लेकिन उसमें काफी मुस्लिम लीग और कांग्रेस में उसको लेके काफी विवाद हुआ और कुछ हो नहीं पाया। तो ये जो है इसने जो डिमांड था पाकिस्तान का उसको तो रिजेक्ट किया ही, इसलिए आप बी को तो बिल्कुल सेफली कर सकते हैं। एक्सेप्ट तो किया नहीं, यूनिटरी स्टेट रखा नहीं, तो इसलिए आप बी इज द गुड आंसर। एटम फॉर पीस जो है बहुत इंपॉर्टेंट भाषण था प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहॉर का, ये 1953 में इन्होंने दिया था, और इसके बाद ही एटॉमिक एनर्जी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहते हैं आईईए, उसकी स्थापना हुई थी कि कैसे जो है एटॉमिक एनर्जी का पीस के लिए इस्तेमाल किया सकता है। और ये कितना आयरनिकल है कि ये किसके मुंह से आ रहा था, जिसने पहले बार एटॉम बॉम्ब गिराया था पहली और अभी तक चलिए फॉर्चुनेटली लास्ट टाइम, तो उस कंट्री के राष्ट्रपति के मुंह से ही निकला कि इसको पीस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। सो आइजनहॉर। अब ये जो क्वेश्चन है 17, इसमें मैंने काफी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आपको पता है जहां पे कि शुरू से जो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई होती है बेसिकली इंस्टीट्यूशनल है, यानी हम स्टेट और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई करते हैं, चाहे वो प्लेटो का आइडियल स्टेट हो या एरिस्टोटल का 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो, हेगल का स्टेट के बारे में हो। सब लोग जो है स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन के बारे में ही, मतलब कई बार तो लोग कहते हैं पॉलिटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वही है, इसको भी 2 पार्ट में बांटा जाता है, ओल्ड एंड न्यू। न्यू में जो है सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन, जिसमें नॉर्म, बिहेवियर, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस, इन सब पे मतलब सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन पे हो जाता है, ना कि ईंटा दीवार का बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हार्ड इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं। इसके अलावा न्यू इंस्टीट्यूशन काफी ज्यादा एनालिटिकल, इंपेरिकल हो जाता है, साइंटिफिक हो जाता है एंड लाइक दैट, वो हमने आपको बताया है। इसके जो एक बहुत बड़े पुरोधा आप कह सकते हैं, पुरोधा मीन्स द फाउंडेशन या पिलर कह सकते हैं, वो जेम्स ब्राइस हैं। जेम्स ब्राइस ने जो ये बुक लिखी थी, इसको आप मत भूलिएगा, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ एंड मॉडर्न डेमोक्रेसीज, इन दोनों में उन्होंने जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की एक तरह से नींव रखी। उसके साथ में लॉवेल जो है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा ये, लॉवेल एंड ऑस्ट्रोगॉर्स्की, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूं, ये दोनों भी पिलर माने जाते हैं, 3 पिलर माने जाते हैं। लॉवेल ने लिखा गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप और पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, एंड और ऑस्ट्रोगॉर्स्की ने लिखा डेमोक्रेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल पार्टी। ये तीनों बुक को आपको याद रखना चाहिए, तीनों ऑथर के बुक को, और जेम्स ब्राइस जो है इनके अमेरिकन कॉमनवेल्थ एंड मॉडर्न डेमोक्रेसीज। यहाँ पे बी मरियम लिखा है, लेकिन चार्ल्स मरियम जो है पता नहीं इन्होंने मिस्टेक किया है। चार्ल्स एडवर्ड मरियम जो है ये मतलब बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के जो हुआ है उसके जनक माने जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, मतलब ही इज द फादर ऑफ बिहेवियरल रिवॉल्यूशन। उन्होंने ये बुक लिखा था न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, उसको कभी भूलिएगा मत, उससे ही बिहेवियरल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। आर्थर बेंटली का भी यहाँ नाम दिया गया है, इन्होंने भी काफी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में और बिहेवियर रिवॉल्यूशन में काफी हेल्प किया। इनकी जो बुक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इसके अलावा ग्राहम वालेस का भी बुक आपको याद रखना चाहिए। ये सब बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के 3 पिलर हैं, चार्ल्स एडवर्ड मरियम, बेंटले एंड ग्राहम वालेस। यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आलमंड जो का जो पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने इनपुट आउटपुट एनालाइज किया था, ये इनपुट है, ये सिस्टम इसको प्रोसेस करती है, आउटपुट थ्रो करती है,
इधर फीडबैक लूप होता है। दिस इज द सिस्टम अप्रोच जो डेविड स्टन ने निकाला था, उसको यूज करके एल्मंड ने दो चीजें किया, मतलब डेरिवेटिव आप कह सकते हैं थ्योरी। एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कि हर सिस्टम में जो है कुछ स्ट्रक्चर होता है जो किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाया जाता है, और दूसरा इनपुट आउटपुट अप्रोच कि क्या इनपुट सिस्टम में जाते हैं और उसको सिस्टम कैसे प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जो इनपुट फंक्शंस जो सिस्टम के हैं उसमें 4 उन्होंने बताया था, उसकी एक खास सीक्वेंस है। सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगी, तभी तो आप पॉलिटिकल सिस्टम के पार्ट बनेंगे, तो इसको आप 1 कह सकते हैं, सॉरी 1 कह सकते हैं। देन इंटरेस्ट आर्टिकुलेट होती है, मतलब इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन मतलब जो बहुत डिफ्यूज रहती है, इंटरेस्ट क्या आपका है मतलब पब्लिक का, उसको कैसे जो है एक पॉलिटिकल भाषा में देना, फिर उसको एग्रीगेट करना, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज करती है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन तो आपके स्कूल कॉलेज पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा होता है, और फाइनली जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर लीजिए। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है 3 है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है एंड 4 है। तो ये मेरे हिसाब से सही है। द प्रेसिडेंट कैन मेक ए प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 30। ये क्वेश्चन बहुत विवाद क्रिएट किया है। इसमें कुछ स्टूडेंट ने कहना है कि सर इसका सही आंसर है फॉर द होल पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। अब तो इसका कोई मीनिंग भी नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर अब स्टेट में आर्टिकल 370 नहीं है। लेकिन उस समय भी मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ द प्रेसिडेंट सर्टिफाई, ये तो यहाँ पूरा अधूरा लिखा है। यहाँ पे देखिए एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी में लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि यदि अब ये क्वेश्चन आता है तो आप फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया इसका जवाब दीजिएगा। हु सेड लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट? ये आपको अर्बिट क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन ये इतनी जगह रिपीट हुआ है कि कोई अर्बिट नहीं है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये जो सीली ने इसको दिया है, और सीली का कहना क्या है, लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट का मतलब है कि जितना ज्यादा गवर्नमेंट शासन करेगी सिटीजन पे या पीपल पे, उतना ही पीपल की लिबर्टी जो है कम होगी। उसका ये लिबरल थ्योरी से निकलता है, बिकॉज वहां पे लिबर्टी का मतलब ये होता है कि सरकार की दैत्याकार पावर चेक एंड बैलेंस में रहे। यदि सरकार लिसेस फेयर है, मिनिमलिस्ट है, नाइट वॉचमैन स्टेट है, तो आपको लिबर्टी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये हॉब्स लॉक इन सब की थ्योरी से निकली है। सरकार जितना ही ज्यादा, जैसे कि देखिए जो यूएसएसआर की जो सरकार थी, या रसिया के भी सरकार है, चाइना की है, जहां पे कि सरकार सब कुछ करती है, आपको रोटी कपड़ा मकान देती है, आप क्या इंटरटेनमेंट करें, क्या खाएं, क्या पहने, क्या बोलें, सब पे नजर रखती है। वहां पे लिबर्टी बहुत कम होती है। तो लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। हु डिफाइंस जस्टिस एज ट्रीटिंग इक्वल इक्वली एंड अनइक्वली? ये जो पहली बार जो कॉन्सेप्ट था प्रोपोर्शनल इक्वलिटी बेस्ड जस्टिस का, या कहिए इक्विटी बेस्ड जस्टिस का, ये एरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम दिया था। उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी दिया था, फर्स्ट टाइम जस्टिस बेस्ड ऑन लॉ भी दिया था, पॉजिटिव लॉ। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जो प्लाटो का जो जस्टिस था उसमें लॉ का कोई रोल नहीं था, वो तो फंक्शनलिज्म थी, मतलब सब अपना अपना काम सर झुका के आत्मा की प्यूरिटी से करे, तो कोई ना तो कानून की जरूरत पड़ेगी, ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना कोई कंफ्लिक्ट होगा सोसाइटी में, तो आइडियल था। लेकिन एरिस्टोटल वाज फर्स्ट जिसने कि पहली बार लॉ पे, कानून पे बेस्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड प्रोपोर्शनल इक्वलिटी का जो है कॉन्सेप्ट दिया, तो एरिस्टोटल। Which one of the following is not one of Lucian Pye's 3 basic characteristic feature of political development? ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए लूसियन पाई के बारे में दो चीज आपको जानना चाहिए। एक कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंकर थे। इसमें और बहुत सारे नाम आप जोड़ सकते हैं, रोस्टॉव का जोड़ सकते हैं जिन्होंने 5 स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ए पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिया। ऑर्गेन्स्की का जोड़ सकते हैं, उन्होंने भी काफी स्टेज वाइज दिया। एडवर्ड सील्स का जोड़ सकते हैं। गैब्रियल एलमंड ने काफी पॉलिटिकल डेवलपमेंट लिखा है। कोलेमन, जेम्स कोलेमन ने भी लिखा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट सिंड्रोम पे। तो बहुत सारे ऑथर का आप सोच सकते हैं जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे लिखते हैं। उन सब का थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए, मैंने गाइड में ये सब दिया हुआ है। लूसियन पाई के बारे में दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को पॉलिटिकल डेवलपमेंट से एसोसिएट किया, खास करके थर्ड वर्ल्ड के कल्चर को। उन्होंने काफी ज्यादा चाइना और एशियन कंट्री पे इन्होंने स्टडी किया, और इनका कहना था कि कोई भी जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें 3 फीचर यदि आपको दिखे तो समझिए कि वो
डेवलप हो रहा है। एक है इक्वलिटी, मतलब समाज जो है इक्वलिटी बेस्ड हो, मतलब रूल ऑफ लॉ हो, मतलब ये नहीं कि हिरार्किकल हो, स्टेटस कंसर्न हो, बर्थ पे आधारित जैसे कास्ट सिस्टम है इस टाइप का नहीं हो, मतलब कि और मुंह देख करके कानून ना हो कि तुम यू शो मी द फेस आई शो यू द रूल, तो वो मतलब पॉलिटिकली डेवलप समाज है। देन कैपेसिटी हो, जो उसकी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो है इतनी दम हो कि वो लोगों को लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट का जो फ्रूट होता है ये सब दे सके, वो समाज को होल्ड करके रख सके, मतलब कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलप हो जाए। और डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि मतलब एक ही स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे फंक्शन ना करे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप गुजराती समाज मान लीजिए है, अब वो स्कूल भी चला रहा है, बहुत सारे कॉलेज भी चला रहे हैं, वो फिलेंथ्रोपिक सोसाइटी भी चला रहे हैं, वो ऑर्फेनेज भी चला रहे हैं, तो एक ही स्ट्रक्चर जो बहुत सारे फंक्शन करता है। और इसको आपको याद होगा फ्रेडरिक्स ने इस टाइप की सोसाइटी को कहा था कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, जहां पे कि बड़ा घालमेल है, एक स्ट्रक्चर मल्टीपल फंक्शन चलाता है, एक ही फंक्शन के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर है। जो डेवलप्ड होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट जहां हो जाती है वहां एक स्ट्रक्चर एक ही जो है फंक्शन करता है। तो इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, इसको उन्होंने जो है 3 फीचर कहा, और इसको जेम्स कॉलेमैन ने और बहुत लोगों ने इसको डेवलपमेंटल सिंड्रोम कहा। सिंड्रोम मतलब लक्षण, ये डेवलपमेंट के लक्षण है, तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। Who said that man is born free but everywhere he is in chains? अब देखिए ये इसलिए एएमयू का क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है कि ये कोई भी कोट आपको आर्बिट नहीं देता। अगेन ये थर्ड फोर्थ कोट है जो फंडामेंटल कोट है पॉलिटिकल साइंस का, आप इसके बगैर आप ग्रेजुएट नहीं बनना है आपको। और ये आपको पता है कि किसने कहा है? यस, ये जो है रूसो ने कहा है। इसका मायने क्या है उस पर तो पूरी 1 घंटे भाषण दी जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब यहाँ पे मल्टीपल सही है, मैंने उसका ऑप्शन नहीं दिया है। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 300A जिसको कि अब राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, वो 44th अमेंडमेंट से ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 55A 51A जो है ये 42nd अमेंडमेंट से दिया गया, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये राइट टू प्रॉपर्टी है। 52A पहले होगा, मैंने अभी तो नहीं मैं खोज पाया, कोई 52 तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है, और आर्टिकल 14 तो शुरू से होगा ही। तो चलिए ये दो जो है बी और डी, ये इसका सही आंसर लगता है कि ये नहीं थे, नॉट पार्ट में थे, बाद में घुसाया गया। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी, क्योंकि बहुत लैंडमार्क इवेंट है। नेहरू कमेटी रिपोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कवायद थी जब साइमन कमीशन 1920 से में चला गया, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे, जवाहरलाल नेहरू भी इसके मेंबर थे। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाया था। 1928 है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 1942 में हुई, अगस्त 1942, 8 अगस्त। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को साल्ट सत्याग्रह से शुरुआत हुई 1930 में, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लाहौर अधिवेशन में 1929 में। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, और इस तरह के डेट आपको याद रहने चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यह कहा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पावर ऑफ अमेंडमेंट बिलोंग टू द पार्लियामेंट। मतलब कहने का है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर है अमेंडमेंट का, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा व्यू जो है, जो कि बहुत बाद में बदल गया केशवानंदा तक आते आते, ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में किया गया जो 1951 में हुआ था। लेकिन केशवानंदा भारती आते थे, क्या हो गया कि भाई आपको लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट को, आप बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं चेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सॉवरेंटी? सॉवरेंटी पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सॉवरेंटी का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई नहीं, यानी जैसे देखिए कोई भी जो नेशन स्टेट होता है वो सॉवरेन होता है। इंडिया सॉवरेन है। हम क्या करते हैं अपने अंडर में, मान लीजिए हमने किसी स्टेट को तोड़ दिया, फोड़ दिया, मर्ज कर दिया, नया स्टेट बना दिया, किसी को दुनिया में क्या मतलब? क्या हम किसी से पूछने जाते हैं? अपने अंदर में कोई कानून हम बनाते हैं, क्या हम किसी से पूछने जाते हैं? हम किसी के अंडर में नहीं है, इसको सॉवरेन बोलते हैं। अब ये सॉवरेन की फीचर क्या होती है, कहाँ पे वो वेस्टेड होती है? अभी आपने देखा पॉपुलर सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट की पीपुल में वेस्टेड होती है। लीगल सॉवरेनिटी कहाँ वेस्टेड होती है? इंडिया में कहा जाता है कि लीगल सॉवरेनिटी वेस्टेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है पीपुल में है। तो इस तरह से सॉवरेनिटी कहाँ वेस्टेड है, सॉवरेनिटी के फीचर क्या है, इस पे काफी काफी थ्योरी दी जाती है। बोदिन, जीन बोदिन जो है वो सबसे पहले मॉडर्न टाइम में सॉवरेनिटी की कॉन्सेप्ट देते हैं। लीगल सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट जो है जॉन ऑस्टिन देते हैं। तो यहाँ पे जो फीचर आप देखिए कि इट इज ऑल कंप्रिहेंसिव, मतलब कि सभी का समावेश है, इसमें सब कुछ है, मतलब सारा पावर है। इसके अलावा ये इनएलिनिएबल है, मतलब इसको
कोई भी जो है बांट नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। मतलब आप सोवरेनिटी को किसी को दे नहीं सकते हैं, इसको बांट नहीं सकते हैं। इनडिविजिबल है, इनएलिनिएबल है, सैक्रोसैंक्ट है और परमानेंस है। मतलब कि ये हमेशा, ऐसा नहीं है कि आज कोई सॉवरेन है कल फिर खत्म हो गया तो सॉवरेन नहीं है, बिल्कुल। और सॉवरेन जो है डिटर्मिनेट होता है, मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि ये सॉवरेन है। जैसे मान लीजिए जब हम ब्रिटिश काल में थे तो कौन सॉवरेन था? सॉवरेन जो है ब्रिटिश क्वीन जो थी या किंग जो था वो हमारे लिए सॉवरेन था। तो इसी तरह से जब हम लोग मुगल काल में थे तो सॉवरेन कौन था? जो मुगल राजा था वो सॉवरेन था। तो सॉवरेनिटी मतलब कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। और जो सॉवरेन होता है उसका वाक्य ही लॉ होता है। जॉन ऑस्टिन ने बोला कि लॉ इज नथिंग बट द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक बाय द फोर्स। मतलब जो बोला, जैसे नेपाल में कहा जाता है नेपाली भाषा में कि राजा के मुखे कानून छे। इसका मतलब ये होता है कि जो मुंह से निकल गया राजा के वही लॉ है। बस वॉट एवर राजा अटर्ड दैट इज लॉ। तो ये सॉवरेनिटी का फीचर ये सब है। हु अमॉन्ग द, सॉरी मैं ये क्या कर रहा हूं, रुक जाइए। डिविजिबिलिटी जो है ये नहीं है, इसलिए बी इज द राइट। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, वो लॉर्ड रिपन कहलाते हैं। यदि बीएचयू के मेरे स्टूडेंट इसको देख रहे हो तो आई फील वेरी बैड कि मैंने जो है लॉर्ड रिपन के बजाय जो है लॉर्ड इरविन का नाम लिया एक स्लाइड पे, और ऐसा मेरे साथ होता है क्योंकि मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं लॉर्ड रिपन बोल रहा हूँ। चलिए, सब में कुछ ना कुछ एक होती है जब मैं रॉ में बोल रहा होता हूँ। और कई लोगों के साथ होता है, मुझे बहुत हंसी लगती है। बड़े बड़े जो विद्वान और बहुत बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, मैंने देखा है कि स्लिप ऑफ टंग इतनी बैड होती है कि उनको भी शर्म आती है और मुझे भी शर्म आती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लॉर्ड रिपन जो हैं, जो 1880s में इंडिया के वाइस राय थे, इनके बारे में दो बातें जानिए। एक कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिता इसलिए कहलाते हैं कि उन्होंने एक रिजोल्यूशन उस समय में निकाला था जिसमें कि पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी इंडिया में, बंगाल में और मैनी जगह पे, जिसका कि अभी बृहत रूप आप देख रहे हैं। दूसरा कि ये बड़े बेनिवोलेंट थे, वन ऑफ द बेस्ट वाइसराय इंडिया हैड। और इन्हीं के टाइम में इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल में ये हुआ था 1883 में कि इंडियन जजेस को वो राइट दे दिया गया था कि जो ब्रिटिश लोग जो इंडिया में उस समय बसे हुए हैं उसके ऊपर वो फैसला सुना सकते। ये बहुत बड़ी बात थी, उसके पहले इंडियन मजिस्ट्रेट को ये पावर नहीं थी। उसमें बहुत हंगामा इंग्लैंड में हुआ था। तो लॉर्ड रिपन। India has been described in the Constitution in Article 1 as Union of State. ये मैं बार बार कहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि इसको याद कर लीजिए। इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया का दूसरा नाम क्या है। कई जगह ये पूछा जाता है कि इंडिया का ऑफिशियल कितने नाम है? बस दो नाम है, इंडिया और भारत, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। और तीसरा इससे पूछा गया है कि कौन सा वर्ड इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है ही नहीं, वो है फेडरलिज्म। फेडरल वर्ड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं। द यूनाइटेड नेशन अलाउ इट्स मेंबर कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस अंडर विच आर्टिकल? अब ये थोड़ा सा अर्बिट क्वेश्चन है कि अब आपको आर्टिकल जानना पड़े यूनाइटेड नेशन का। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पहले जान लीजिए। उसमें यह है कि ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, जो कि मॉर्गन थाउ ने कहा था, अलेक्जेंडर ड्यूमास ने भी शायद इसको कहा था, उसी से वो निकला था। मैंने किसी वीडियो में इसको डिस्कस किया था। उसी से कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का आता है, मतलब एक पे अटैक हो तो सब अटैक करे। ये बात जो है इस पे आर्टिकल 51 में लिखी गई है। ऑथोरिटी शुड बी कमेंसुरेट विद, ऑथोरिटी जो होती है, पावर एंड ऑथोरिटी, इसको सोशियोलॉजी में बहुत इस पे डिस्कशन किया जाता है कि इसका मायने क्या होता है। आपको पता है जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई बैठा है, उनको ऑथोरिटी है। अब उनको बहुत सारे पावर हैं, आपको पता है प्रधानमंत्री को बहुत पावर होते हैं। लेकिन वो पावर जो है ऑथोरिटी के साथ में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। जितना ही ज्यादा आपको बड़ी ऑथोरिटी मिलेगी उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। वो स्वच्छंद पावर नहीं है। इसलिए ऑथोरिटी शुड बी कमेंसुरेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमेंसुरेट वर्ड एक आपको टफ वर्ड लग सकता है। कमेंसुरेट का मतलब है समानुपातिक, मतलब कि उसके अनुपात में होती है। मतलब जैसे कि आपको मैं ऐसे बोलूं कि योर मार्क्स इन एग्जामिनेशन विल बी कम शुड बी कमेंसुरेट विथ योर लेबर। मतलब जितना आप लेबर करोगे उसी के अनुपात में आपका मार्क्स होगा। तो ऑथोरिटी शुड बी कमेंसुरेट विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्लूडेड? अभी मैंने आपको बताया कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उससे आर्टिकल 51A को इंसर्ट किया गया। ये 1976 है। 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज। 10
फिर क्या हुआ, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो जोड़ा गया 2002 में बाय 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट क्या था, राइट टू एजुकेशन। उसमें 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई पेरेंट्स के लिए कि अपने 14 साल के बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, भेजेंगे, इधर उधर काम में नहीं लगा देंगे। तो अभी अब 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was passed by parliament in year। चलिए सब आसान क्वेश्चन है। 1992 में उस समय नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। 73rd एंड 74th जिसको पंचायती राज एंड म्युनिसिपलिटी बोलते हैं वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में। द प्रेसिडेंट, इसमें जो है 2 शेड्यूल जोड़े गए वही पूछा जाता है, 11th 73rd के लिए एंड 12 शेड्यूल जोड़े गए 74th के लिए। 73rd जो है PRI था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 74 जो था म्यूनिसिपैलिटी थी। The President of India can be removed from his office by the impeachment process by Parliament। आपको पता है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक कि किस ग्राउंड पे उनका इंपीचमेंट होता है। केवल एक ही ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को इंपीच किया जाता है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? क्योंकि प्रेसिडेंट ही केवल इंडिया में ओथ लेते हैं टू डिफेंड, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड देख लीजिएगा, मैं मेमोरी से बोल रहा हूं। 3 तरह के, प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन। तो चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के वो रक्षक होते हैं, वो प्रोटेक्टर होते हैं, तो उनके वायलेशन पे। इससे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इंपीचमेंट का जो प्रोसीजर पे पूछा जाता है कि इसमें 1/4 मेंबर को प्रस्तावना देनी होती है किसी भी हाउस में कि हम प्रेसिडेंट को इंपीच करना चाहते हैं 14 दिन के नोटिस पे, और 2/3 टोटल हाउस का मेंबरशिप से अधिक वोट होना चाहिए। ये सबसे सुपर डुपर मेजोरिटी है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मतलब कि यदि 100 मेंबर है तो आपको जो है 68 मेंबर का वोट चाहिए इंपीचमेंट को पास करने के लिए। मान लीजिए किसी समय में 69 मेंबर प्रेजेंट हैं तो एक को छोड़ के सबको वोट करना पड़ेगा। 2/3, एब्सोल्यूट 2/3। देन जब ये पास हो जाता है एक हाउस से, तो दूसरा हाउस जो है वो उस चार्ज को जो पास हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करती है, और यदि वो भी हाउस, सेकेंड हाउस भी 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कर दे, तो जिस दिन वो रिजोल्यूशन पास होता है उसी दिन से प्रेसिडेंट को माना जाता है कि वो इम्पीच हो गया और हट गया। आज तक किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। इम्पीचमेंट जो मैं पिछले साल में बता रहा था, ये आर्टिकल 61 में है। मैं मेमोरी से बोल रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है। 1959 में नागौर में नेहरू जी ने उद्घाटन किया था पंचायती राज का राजस्थान में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी बहुत जल्द या साथ में ही जो है, तो कई जगह पूछा था फर्स्ट 2 स्टेट कौन थे, तो राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया। अब देखिए 2 बार ये पूछ रहे हैं, लॉर्ड रिपन। अभी भी DUT में भी ऐसे ही हुआ था। किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर कितनी बेख्याली से क्वेश्चन सेट किया जाता है, कि एक जगह पूछा गया कि किसने जो है 4 पिलर्ड स्टेट की मतलब की परिकल्पना की, लोहिया। और एक जगह पूछा जाता है चौखंबा राज किसने दिया, मतलब हिंदी में दे दिया। ये जस्ट शो करता है कोई ठीक से क्वेश्चन सेट करने में ध्यान नहीं रखता है। लॉर्ड रिपन। द मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच कंट्री। ये सेराक्रूज यूनिवर्सिटी में USA में होता है, तो USA है। सेराक्रूज यूनिवर्सिटी भी याद कर लीजिए। अभी तक 3 मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुए हैं, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। 1968 में, जिससे कि NPA निकल के आया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर 20 साल बाद ये होता है 1988 में, इसमें NPM का जन्म होता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और फिर 2008 में होता है, और यहाँ पे जो है गुड गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट निकल के आती है। तो अब नेक्स्ट जो होगा वो 2028 में होगा, सेराक्रूज यूनिवर्सिटी USA। ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन 38 की के सांथानाम, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा गलत फलत दे दिया। के सांथानाम कमेटी 1962 में बनी थी। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन शायद अगले साल 1963 में दिया। ये एंटी करप्शन कमेटी थी।
इसके पहले जो है दो कमेटी बड़ी छुपी छुपी हुई है, उसको भी देख लीजिएगा। टेक चंद कमेटी थी जो 1950s में ही बनी थी करप्शन पे, और फिर बाद में विवियन वोस कमेटी बनी थी, विवियन वोस कमेटी एंटी करप्शन पे। रेलवे इंक्वायरी कमेटी भी बनी थी, शायद उसमें आचार्य कृपलानी उसके चेयरपर्सन थे। ये सब एंटी करप्शन पे 4-5 कमेटी बनी है, जिसको याद रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट केस आंथा नाम का है। उस कमेटी के ही रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में, ये आपको याद रखना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी वाज गिवन बाय, देखिए इन्होंने दिया तो विड्रो विल्सन ने 1887 में, जो उनकी आर्टिकल थी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे उन्होंने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक दीवार खींच दी। ये दीवार क्या थी कि जो पब्लिक पॉलिसी है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, उसमें वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू, आइडियोलॉजी निहित होते हैं, और उस पचड़े में जो है एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन एक न्यूट्रल वे में, इफिशिएंट, प्रोफेशनल, इन डिफरेंट वे में, पॉलिटिक्स से अलग हट करके उस पब्लिक पॉलिसी को इफिशिएंटली इंप्लीमेंट करना है, ये वुड्रो विल्सन का कहना था। उसी से एक दीवार खींची गई थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। बाद में जो है यहाँ गुडनो दिया है, इसलिए मैं आपको इसे बता रहा हूं कि गुडनो इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने की फ्रैंक जॉनसन गुडनो, जिन्होंने 1900 बुक लिखा पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उन्होंने और इस दीवार को मजबूत कर दिया पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के। इसके लिए ये दोनों देना जो है गलत है, ये इनवैलिड हो जाना चाहिए, क्योंकि गुडनो ने भी और विल्सन ने भी जो है वो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी को ये किया। इवन एप्पल बाय ने भी इस पर बुक लिखा है। ऑफ कोर्स उनका व्यू अलग था पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन करके, तो मुझे नहीं लगता कि इसको इस तरह से पूछना चाहिए, लेकिन चलिए इसका सही आंसर वुड्रो विल्सन होगा। ब्यूरोक्रेसी वाज डिस्क्राइब्ड एज कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस, ये क्वेश्चन आपको लगता होगा कि अर्बिट है, वैसे है नहीं, क्योंकि थॉमस कार्लाइल जो हैं ये एक पॉलेमिक राइटर थे, मतलब कि सबकी बुराई करते थे, टांग खींचते थे यूके में। और इन्होंने जो है यही, इसका मतलब क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस, देखिए इसमें लॉर्ड हेवर्ट जो कि वहां के चीफ जस्टिस थे यूके का, उनका एक जो पूछा जाता है कि किसने कहा था एग्जीक्यूटिव को न्यू डिस्पॉट, या न्यू डिस्पॉटिज्म नाम का बुक लिखा था उन्होंने। मतलब बेसिकली इस सब में यही है कि जो एग्जीक्यूटिव है या जो ब्यूरोक्रेसी जिसको निरूपित करती, रिप्रेजेंट करती है, वो एक तरह का डिस्पॉट बन गया है, वो एक तरह खुद ही अपना एक एम्पायर बना लिया है, और वो न्यूसेंस हो गया। कंटिनेंटल मतलब पूरे कंटिनेंटल यूरोप में छा गया। कई ऑथर इसको सोचते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको बाबूडम कहते हैं, वो बड़ा अजीब सा चीज है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पब्लिक को डायरेक्ट होती नहीं है, मिनिस्टर को होती है, और मिनिस्टर के पीछे जो है वो अपना राज चलाता है। मिनिस्टर एक तरह से उसके सलाह पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब तो पॉलिसी भी ब्यूरोक्रेसी बनाती है, इसलिए उसको कंटिनेंटल न्यूसेंस कहा कार्लाइल ने, उसको बुराई करते हुए, और लॉर्ड हार्विट ने उसको न्यू डिस्पॉट कहा। यहाँ पे कार्लाइल का जो एक और है कि उन्होंने बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को पिग फिलॉसफी करार दिया था। मतलब क्यों? क्योंकि उसमें था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, तो जो जिसको कि बाद में इस तरह का बात जेम्स J.S. मिल भी कहते हैं कि वो तो मतलब इट इज बेटर टू बी ए पिग सेटिस्फाइड देन ए ह्यूमन, और सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड, इस टाइप की बात वो करते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। द मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। मैकेनिस्टिक थ्योरी देने वाले कौन थे? टेलर, वेबर, फायोल, गुलिक, उर्विक, ये सब जितने भी क्लासिकल थिंकर थे ना, सब इसको आप मान सकते हैं। जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सब मैकेनिस्टिक थ्योरी थे। क्यों? क्योंकि उसमें मैन को जो है, जो वर्कर थे, उसको मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था, कॉग इन द व्हील। अट्रैक्टिंग द प्रॉपर एंड सुटेबल टाइप ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट टू बी फिल्ड को क्या कहा जाता है? अट्रैक्टिंग द प्रॉपर एंड सुटेबल टाइप ऑफ कैंडिडेट। तो अपॉइंटमेंट तो रिक्रूटमेंट के बाद होगी, रिक्रूटमेंट आप कह सकते हैं, रिक्रूटमेंट सही है। मतलब रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं कि बेस्ट पीपल आओ, जैसे अभी मान लीजिए अग्निवीर के लिए दिया गया है रिक्रूटमेंट, तो आप बेस्ट जो मैन है 17 से 23 साल के बीच में, आप उसको खोज रहे हैं। हिरार्की हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज स्केलर प्रोसेस। देखिए ये इस वर्ड को एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, स्केलर प्रोसेस मतलब हिरार्की, ये आपको बहुत जगह काम देगा। इसका मतलब क्या होता है? ये स्केलर प्रोसेस है। यहाँ पे सुपर बॉस है, उसके नीचे बॉस है, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट 1, उसका अंडर में सबऑर्डिनेट 2, लाइक दिस। वर्टिकल चेन ऑफ कमांड वहां से चलती है, यहाँ पे कमांड आती है। और ये इसको कहा था स्केलर प्रोसेस को हिरार्की मुनी और रिले ने। इससे एक और याद रखिएगा कि मुनी और रिले ने जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1931 बुक लिखा, जिसमें उन्होंने
ये 4 या 3 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन का दिया। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो सके। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर प्रोसेस, जिसे ये क्वेश्चन ली गई है, मतलब हिरार्की होना चाहिए, चेन ऑफ कमांड होना चाहिए वर्टिकली। और प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल इफेक्ट और फंक्शनल प्रिंसिपल, मतलब फंक्शनल बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन चलना चाहिए, कौन क्या काम कर रहा है, जैसे ऑपरेशन, मार्केटिंग, कॉमर्शियल, लाइक दैट। द थ्योरी एक्स और वाई, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, यहाँ पे वाई नहीं है। थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, ये साइकोलॉजिस्ट डगलस मैकग्रेगर ने दिया है। आपको मैंने कई बार बताया भी कि थ्योरी एक्स वाई क्या है। दो टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, उनके अनुसार से ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्स टाइप एम्प्लॉय है जिनको कि धक्का मारिए तभी वो काम करते हैं, उसको सुपरवाइज कीजिए, सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, उसको हमेशा पूछते रहिए, तब वो चलते हैं। और दूसरे टाइप के एम्प्लॉय जो है सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, पैशनेट होते हैं, उसको यदि आप सुपरवाइज करेंगे, मतलब या बहुत ज्यादा क्लोज सुपरविजन करेंगे तो बिदक जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। वो वाई टाइप है, उनको थोड़ा अलग टाइप से आपको हैंडल करना होगा, ये डगलस मैकग्रेगर ने कहा है। Simon proposed a new concept of administration based on the methodology of, अब ये क्वेश्चन मैंने एक जगह जब डिस्कस किया था तो मैंने उसमें लॉजिकल पॉजिटिविज्म छोड़ दिया था। मैंने बाद में जब और थोड़ा इस पर रिसर्च किया तो मुझे लगा कि सही आंसर इसका होगा लॉजिकल पॉजिटिविज्म। जो मेथड है, मेथोडोलॉजी जो उन्होंने अपनाया, ये बेसिकली शिकागो स्कूल जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म था उसके मेंबर भी रहे थे हर्बर्ट साइमन। लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि केवल वही फैक्ट या ऑब्जर्वेशन या स्टेटमेंट ट्रू है जो हम चीजें जो हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे हम निकाल पाए, या लॉजिक जो है उससे हम उसको ट्रू प्रूफ कर पाए। तो तभी ऐसे कह देने से आपका कोई चीज ट्रू नहीं हो जाएगा, इसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म बोलते हैं। जैसे कि यदि आप बोलेंगे कि पॉलिटिशियन जो है करप्ट होते हैं, तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म बोलेगा कि आप मुझे एकदम एग्जैक्ट सर्वे करके हमको बताओ कि कितने सीबीआई के केसेस पॉलिटिशियन पे हुए हैं, कितने ब्यूरोक्रेट पे, कितने डॉक्टर पे, और ये प्रूव करो कि सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन पे हुए हैं, या आपको जो क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है उसके बेसिस पे बताओ, या और कोई सर्वे ऑब्जर्वेशन जो एकदम फैक्चुअल उसके बेसिस पे बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम्हारी ये स्टेटमेंट सही है। केवल ऐसे बोल देने से नहीं मानेंगे। तो ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, और इसी मेथड को यूज करके उन्होंने अपनी जो है डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी दी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की थ्योरी दी। तो सही इसमें होगा लॉजिकल पॉजिटिविज्म। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि मैंने नेट पे इसको देखा नहीं, अब इतना कौन खोजेगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन का जानना बहुत इम्पॉसिबल है, आप मतलब कि ओमनीसियंस नहीं हो सकते हैं। अब ये क्या कहता है कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो बनी, सेकंड एआरसी, उसके चेयरमैन वीरप्पा मोइली थे, ये भी पूछा जाता है। उन्होंने 11-12 रिपोर्ट दिए हैं, उसमें उन्होंने कुछ कमजोरी जो है इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसकी उन्होंने देखी है। वो वीकनेस कौन सा है? तो अब देखिए, स्टेबिलिटी तो वीकनेस होती नहीं है। कॉमन सेंस, कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कभी कोई वीकनेस होगी? तो ये तो सेटर महोदय ने ऐसा कर दिया है कि आपको 50-50 गेम आप खेल रहे हैं, आप इसी दो में से होगा। प्रोलिफरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, प्रोलिफरेशन मतलब होता है बहुत आयात में, मतलब बहुत सारे हो जाना, कुकुरमुत्ते की तरह उग जाना। तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पे ऐसा हार्श कमेंट करने का एआरसी हिम्मत नहीं करेगी, और उतने ज्यादा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है भी नहीं। लेकिन प्रोलिफरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बहुत हो गए हैं, मतलब कोई भी एजेंसी ले लीजिए, कोई रेगुलेटर जनरल रोज लिए जा रहे हैं, कोई बैंकिंग ब्यूरो है, कोई सेबी है, कोई अलग है, कोई ओम्बड्समैन है, कोई और वॉचडॉग है, कोई लोकपाल, कोई लोकायुक्त, कोई मेनी 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 अदर बैंक ब्यूरोज एंड मेनी। रोज ही एक नया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो है पैदा हो जाता है। कभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नया बन जाएगा, फिर वो सीबीएसई से अलग हो जाएगा, बहुत सारे रोज नए जो है बनते रहते हैं। तो ये जो कुकुर मुत्ते की तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी हो रही है वो एक जरूर वीकनेस है, क्योंकि इसमें बहुत ओवरलैप होता है, इसमें बहुत टर्फ वॉर होता है। हर एजेंसी जो पैदा होती है धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहती है, अपना वो काम को बढ़ाना चाहती है, उसके काम कई बार जो है दूसरे एजेंसी के काम से टकराने लगती है। तो फिर वो अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट का यूज करके जो स्ट्रांग रहा वो दूसरे का भी काम को अपने अंदर ले लेती है, खा जाती है, फिर दूसरा उसको मारने की कोशिश करता है, और ये सब चलती रहती है। ये कमजोरी है। मैं बिल्कुल कॉमन सेंस से बोल रहा हूं कि ये सही होगा।
चेक कर लीजिए। One who tells one supervisor anything detrimental to an associate is called। अब ये तो जो मायो ने जो हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट चौथा, जिसमें कि ग्रुप डायनेमिक्स को और ग्रुप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश थी, उसमें उन्होंने ये सब टर्म दिया था कि चिजलर जो है वो ये होता है, वो होता है जो कि काम जो है वो कम करता है जितना टारगेट है। रेट बस्टर उसका उल्टा है, वो जो जो ग्रुप तय करती है टारगेट उससे भी ज्यादा कर देता है, वो भी निगेटिव है। स्क्विलर जो है चुगलखोर होता है, वो ग्रुप की बातें जो है जाके सुपरवाइजर को बताता है, तो ये स्क्विलर है। In a If a public servant imposes upon the citizen duties and obligations which are not required by law, it can lead to। अब मान लीजिए कि किसी ब्यूरोक्रेट को कोई पावर नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती सिटीजन के ऊपर कुछ जो है थोप रहा है जो कि आउट ऑफ द वे है, रूल रेगुलेशन के अलग है, तो मिसयूज ऑफ पावर है। इसमें कहने क्या बात है, कॉमन सेंस है। तो कई क्वेश्चन आप केवल इंग्लिश और कॉमन सेंस से भी पॉलिटिकल साइंस में 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डू दैट। ग्रैंड क्रॉप्स अरबिट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ज्यादा है नहीं यहाँ पे अरबिट क्वेश्चन, इसको माफ कर सकते हैं। ग्रैंड क्रॉप्स इन फ्रेंच सिविल सर्विस स्टैंड फॉर सीनियर लेवल जनरलिस्ट कम स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरलिस्ट वर्सेज स्पेशलिस्ट का जो डिबेट है ये अभी भी चला जा रहा है, जैसे पॉलिटिक्स वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन का है। जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन तब होता है जो जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर ब्यूरोक्रेट होते हैं वो जनरलिस्ट होते हैं, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन होते हैं। मतलब वो हिस्ट्री सिविक्स पढ़े हुए हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी देखते हैं, हवाई जहाज को उड़ाना भी देखते हैं, जो प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बोला भी। स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है जो पढ़ाई करा है उन्होंने, जो उनकी एक्सपीरियंस है लाइफ में, उसी फील्ड को देखते हैं। मतलब यदि कोई सिविल एविएशन का इंचार्ज होगा तो वो सिविल एविएशन के बारे में जानता होगा, एक्स पायलट होगा या कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा, एविएशन इंजीनियर होगा एंड लाइक दैट। तो ये एक बहुत बड़ी विवाद है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जर्नलिस्ट या स्पेशलिस्ट। इंडिया में जो है हम लोग जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनाए हुए हैं। पहले इंग्लैंड में भी वही था जिससे हम लोगों ने इसको बोरो किया है, लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री ने ये फील किया कि जैसे जैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स हो गया है, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, वैसे वैसे स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ही उस प्रॉब्लम को समाज का सॉल्व कर सकता है। जैसे कि आपने देखा कि मेट्रो मैन जो है श्रीधरन ने कैसे मेट्रो बनाया, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट थे। विश्वेश्वरैया जो है वो स्पेशलिस्ट थे सिविल इंजीनियर। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो यदि उनको मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी समझ हो तो वो बहुत अच्छा समाज का जो है प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। लेकिन जो जर्नलिस्ट होते हैं वो भी बहुत दूर करते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशन एक समय पे आ जाती है, क्योंकि उनको वो नॉलेज उस फील्ड का होता नहीं है, तो वो कॉमन सेंस से काम चलाते हैं। कॉमन सेंस का एक लिमिटेशन होता है, ये दोनों में फर्क है, जर्नलिस्ट कम। अब मॉडर्न जितने एडवांस कंट्री हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, उन्होंने स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना लिया है, लेकिन अभी भी जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहां जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही चलता है। 50 नंबर क्वेश्चन, द क्वेश्चन आस्क्ड ओरली आफ्टर द क्वेश्चन आवर इन द हाउस इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन जो है एक दूसरा क्वेश्चन है जो इनवैलिड है, मेरे हिसाब से रॉन्ग क्वेश्चन है। कैसे रॉन्ग क्वेश्चन, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मैं आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं बता रहा हूं। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में 11 से 12 के बीच में जो है क्वेश्चन आवर होता है। ये पहला हाउस का सेशन होता है, 11 बजे हाउस लगती है, नेशनल एंथम के साथ शुरू होती है, 11 से 12 जो है वहां पे हाउस बैठती है, उसमें क्वेश्चन आवर होती है। क्वेश्चन जो है दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन स्टार्ड होते हैं, दूसरे अनस्टार्ड होते हैं। तीसरा जो है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी उसका एक वेरिएंट है। स्टार्ड क्वेश्चन वो होते हैं जिसका कि ओरली जवाब मिनिस्टर को देना पड़ता है, और उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको ओरली पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कि कंट्री में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसको लागू क्यों नहीं किया गया, मान लीजिए क्वेश्चन है, तो मंत्री उस पर जवाब देंगे, और फिर उसके बाद मंत्री के जवाब के तुरंत बाद वो पूछने वाले मेंबर बोलेंगे नहीं लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया, ये हुआ तो ये कैसे हुआ, फिर दूसरा मेंबर बोलेगा कि नहीं नहीं हमें ये भी जवाब चाहिए। तो इस तरह से सवाल जवाब जो है वो चलता है 5-10 मिनट, जब तक कि स्पीकर अलाउ करते हैं। इसको स्टार्ट क्वेश्चन बोलते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन का रिटन जवाब दिया जाता है, कोई पार्लियामेंट में उस पर सप्लीमेंट्री या बहस नहीं होती है, आपको पढ़ना है
पढ़ लीजिए, मतलब आपको एक किताब दे दिया जाएगा कि देखिए आपने पूछा था, 16वें नंबर पे आपका जवाब दिया गया है। उसको रिटन आंसर भी बोलते हैं और इसको ओरल आंसर बोलते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है, इन सब के लिए एक मिनिमम शायद 14 डेज, इन सब के पहले आपको क्वेश्चन पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट को देना पड़ता है। शॉर्ट नोटिस में शायद वो पीरियड कम है, 7 या 8 दिन के अंदर ही आप पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो आपको जैसे मैंने बताया कि वो स्टार्ट क्वेश्चन में पूछा है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जो मेन क्वेश्चन के अलावा भी आप वर्बली पूछ सकते हैं। अब इसमें बताइए कि क्वेश्चन आस्क्ड ओरली आफ्टर द क्वेश्चन आवर इन द हाउस। पहली बात तो है कि क्वेश्चन आवर के बाद जो है 0 आवर होता है, ये आपको मैंने कई बार बताया है। तो 0 आवर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसका जवाब देना जो है वो जरूरी नहीं है मिनिस्टर के लिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो उसको 0 आवर बोलते हैं। 0 आवर के बाद लंच हो जाता है। लंच के बाद जो है हाउस की रेगुलर मीटिंग होती है, जिसमें कि लेजिस्लेटिव बिजनेस किया जाता है, मतलब बिल पे बहस होती है, अमेंडमेंट पास होता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन चूंकि सही नहीं, इसलिए इनवैलिड क्वेश्चन है। 51 इंटरनेशनल वुमेन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये सब अरबिट क्वेश्चन है। अरबिट क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है 8 मार्च है। व्हेन डिड इंडिया यूनि रेटिफाई आईसीसीपीआर। आईसीसीपीआर चूंकि ये ह्यूमन राइट का भी क्वेश्चन है, तो आपको काफी सारे ह्यूमन राइट से पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ये यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा, मतलब कि एक ट्रीटी है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट पे। उतना ही बड़ा जो है वो सोशल एंड कल्चरल राइट पे भी है, इकोनॉमिक सोशल, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, आईसीसीआर, ICESCR। तो ये भी, इसको भी जानिए। और सबसे जो इन तीनों, ये इन दोनों का जो मदर है वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR, जो 1948 में आता है। अब आईसीसीपीआर इंडिया ने 1979 में रेटिफाई किया था। बस इतना अभी जान लीजिए, इन तीनों को याद कर लीजिए। यहाँ पे ये भी याद कर लीजिए कि आईसीसीपीआर जो है वो मॉनिटर जो करता है आईसीसीपीआर के इम्प्लीमेंटेशन को, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिटी करती है। आगे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल का एक पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन। मैंने आपको बताया अभी कि 51A में जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें से 11वां 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया, बाकी जो है वो 42nd अमेंडमेंट से 10 जोड़े गए थे, 10 मतलब इंट्रोड्यूस किए गए थे 10। उसमें से एक जो है ये नहीं है कि टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। आपको पता है कि बहुत सारे कैटेगरी इंडिया में टैक्स पे नहीं करते, जैसे किसान एंड अदर, तो इसलिए वो तो फंडामेंटल ड्यूटी हो नहीं सकती है। लेकिन बाकी आप पढ़ लीजिए कि हमारे नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल हेरिटेज, इन सब की हमें रक्षा करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, देश के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, उसके डिफेंस, यूनिटी, इंटीग्रिटी की रक्षा करनी चाहिए, जो हमारा सॉवरेनिटी है उसकी रक्षा करनी चाहिए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें, जो कि एक सिविक कल्चर से आता है, या हमारी जो सिटीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसमें लिखी गई है। Which one of the following writs is issued to courts, corporations or persons directing them to perform their public duty? ये जो 5 रिट है, मैंने कई बार आपको बताया है, उसमें से एक रिट है मंडमुस का। इसका मतलब होता है वी कमांड, मतलब डू दिस, जो मैं बोल रहा हूं, नाली साफ क्यों नहीं किया एग्जीक्यूटिव, तुमने इंक्रोचमेंट क्यों नहीं हटाया, ये मार्केट के बगल में जो है बदबू आती है वहां पे, उसको जो है अस्तबल था उसको क्यों नहीं हटाया। तो इस टाइप के जब वो डायरेक्ट करती है किसी को भी, कोर्ट्स को भी कर सकती है, कॉरपोरेशन को, इंस्टीट्यूशन को, एग्जीक्यूटिव को, तो उसको मंडमस बोलते हैं। क्यू वारंटो होता है कि बाई विच वारंट यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, मतलब आपको क्या अधिकार है कि इस पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए हो, ये क्वेश्चन जब वो पूछती है। हैबिया कॉर्पस होता है, जैसे कि मान लीजिए अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया, अर्नब गोस्वामी ने प्ली दिया, तो हैबिया कॉर्पस रीट पिटीशन ही दिया उसने कि मुझे जो है जबरदस्ती गलत ढंग से बंदी बना लिया गया, प्लीज मुझे छुड़ाइए। तो यदि उसकी रिट एक्सेप्ट हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हैबिया कॉर्पस, मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब जिसको तुमने छुपा के रखा हुआ उसको हमारे सामने प्रोड्यूस करो। एंड प्रोविजन एंड सर्ट्यूरी जो है वो लोअर अथॉरिटी या लोअर कोर्ट पे जाता है। प्रोविजन में रोक दिया जाता है जो उसके इम्प्लीमेंटेशन है, सर्ट्यूरी में वो कोर्ट अपने जुरिडिक्शन से यदि बाहर जा रहा है तो उसको जो है हायर कोर्ट अपने यहाँ मंगवा करके देखती है कि उसमें कोई लॉ का इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, तो सही आंसर इसमें सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। आपको पता है कि ये प्रेम्बल में लिखी गई है, जहां ये लिखा गया है कि इंडिया इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे जो है प्रेम्बल में सेकुलर वर्ड इंसर्ट कर दिया गया, इसके अलावा कहीं पे सेकुलर वर्ड
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है फेडरल के जैसा। द राइट टू फूड इज ए गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कि राइट टू शेल्टर, राइट टू प्योर एयर, राइट टू प्राइवेसी, तो राइट टू एजुकेशन, तो सब एक ही राइट से इमेनेट करता है, मतलब फ्लो करता है, और वो राइट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसी राइट से जो है सारे जो एक्स्ट्रा राइट जो हमें मिले हैं वो फ्लो करते हैं। इसीलिए ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा देता है? वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज आर्टिकल 21। उसी के तहत राइट टू फूड और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आई है। लीगल पॉजिटिविज्म, अभी आपने देखा था एक लॉजिकल पॉजिटिविज्म, अब है लीगल पॉजिटिविज्म। A school of thought which does not accept human rights as moral or just was propounded by। तो जो लीगल पॉजिटिविज्म मतलब वो है कि जो राइट आपको मिलते हैं, जो स्टेट देता है कानून बना के, वही राइट है। ऐसा कोई नेचर से आपको नहीं मिला है कोई राइट। तो वो देने वाले जो हैं कौन होंगे? ज्यूरिस्ट होंगे। मैं कॉमन सेंस से बोल रहा हूँ, प्लेटो, एरिस्टोटल, हेगल तो इस पे लगता नहीं है। तो जॉन ऑस्टिन जो मैंने आपको बताया है, वो उन्होंने लीगल सॉवरेंटी की भी बातचीत की है, तो ये ऑस्टिन होंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थ्योरी ऑफ जस्टिस? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1971 में। इससे बड़ी किताब 20th सेंचुरी में पॉलिटिकल साइंस में लिखी नहीं गई, ये जॉन रॉल ने लिखा था। इसी में उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, जस्टिस एज फेयरनेस। इस थ्योरी को जो है इंड स्टेट थ्योरी में बोलते हैं, जिसमें कि ये कहा गया कि जो इनइक्वलिटी इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी टॉलरेटेड या अलाउड if it is in the greatest advantage to the least advantaged people in the society। इसी बुक में उन्होंने कहा था कि justice is the first virtue of any society। just society जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको क्वेश्चन आपने देखा। Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Universal Declaration of Human Rights? UDHR पे ये दूसरा क्वेश्चन है। ह्यूमन राइट का पेपर भी आपका ये है, ये 1948 में आई थी। इसको फ्रेम करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उसके जो चेयरपर्सन थे वो इलानोर रूजवेल्ट थे, जो कि वाइफ थी जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की, जिनका डेथ हो गया था। उसके बाद इनको जो है इनको बनाया गया चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, विच आर्टिकल ऑफ द आईसीसीपीआर, फिर से आईसीसीपीआर घूम के आता है, गारंटी द राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन। इससे पहले ये समझिए कि राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन है क्या। ये इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो किस स्टेट में रहना चाहता है। यदि एक स्टेट का सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है, दूसरे स्टेट में जाना चाहता है, तो उसको वो हक है। उसको एक स्टेट के अंदर रहने का भी हक है। तो ये राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन है। कई जगह ये बहुत ही ट्रबलसम बन जाता है। यदि एक ग्रुप ऑफ पीपल बोले कि हमको अपना स्टेट चाहिए, तो वो जो है एक तरह से अलगाववाद को भी बढ़ावा देता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये आर्टिकल 1 में है, ये सही टिक मारा हुआ है। और ये जो आर्टिकल में जो बात लिखेगी सेल्फ डिटरमिनेशन की, वो कॉमन है आईसीसीपीआर और आईसीएससीआर, जो मैंने अभी आपको बताया, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट जो है कोवेनेंट, उसमें दोनों में कॉमन है ये। विच बॉडी मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन? अभी मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन राइट कमिटी, जो कि काउंसिल के अंदर है, ह्यूमन राइट काउंसिल, वो इसको मॉनिटर करती है। अब ये सब मैंने दिया है, इसको पढ़ लीजिए। ये सब जो है ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोवेनेंट या ट्रीटी हैं, ये सबको जस्ट पढ़ लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगा। व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सीनियरिटी प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन? ये दूसरा ये क्वेश्चन है जो अगेन मुझे लगता है कि इनवैलिड जैसी है, लेकिन चलिए देख लेते हैं, एक हो सकता है कि ये सही लगे। अब सीनियरिटी प्रिंसिपल प्रमोशन में क्या है, जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी में अपनाई जाती है, जो सबसे सीनियर है उसको सीधा प्रमोट किया जाता है। रूल कोई मतलब कि उसको जिसको बोलते हैं सीनियरिटी को ब्रेक नहीं किया जाता है। आउट ऑफ द वे प्रमोशन जो है नहीं, आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन नहीं दिया जाता, वैसे कई बार इसको ब्रेक किया जाता है। तो जो सीनियरिटी प्रमोशन जो प्रिंसिपल है, उसमें क्या होगी कि कोई भी जो है ना, आपको पता है कि ये है, तो कोई उसमें बहुत ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं होती है कि हमें बॉस बना, ऐसे प्राइवेट कंपनी में होती है, एक दूसरे की टांग खिंचाई, ये सब नहीं होती है। सो इट इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड इजियर इन एप्लीकेशन। सीधा भाई कौन सीनियर है उसको बना दो बॉस। सॉरी, इट एलिमिनेट्स इंटरनल स्ट्राइव फॉर एडवांसमेंट। वो जो पैर खींचा खींची, एक दूसरे का टांग खींचना, वो नहीं होगी। इट प्रमोट्स जनरल मोरल ऑफ द पर्सनल। ये क्वेश्चनेबल है। जनरल मोरल तो घट जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कितना भी मेहनत करो भाई, सीनियर जो है कितना भी बकवास हो, बुद्धू हो, वही बनेगा, तो आपका मोरल तो डाउन होता है।
तो ये तो सही नहीं है। इट अफेक्ट्स द सेल्फ इंप्रूवमेंट एफर्ट्स ऑफ पर्सनल, चूंकि ये भी सही नहीं है, तो चूंकि दो दो सही नहीं है तो इसमें क्या मारोगे। एनीवेज, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। The role of finance commission in central state fiscal relation has been undermined by, ये क्वेश्चन अब क्यों पूछा जा रहा है, प्लानिंग कमीशन नाम की चीज खत्म हो चुकी है, उसके साथ ही एक क्वेश्चन का रिलेवेंस भी खत्म हो गया। वैसे उस समय प्लानिंग कमीशन था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, जबकि फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल था। लेकिन प्लानिंग कमीशन ही खुद रिसोर्स का बंटवारा कर दे रही है, सभी स्टेट सभी ऑर्गेनाइजेशन प्लान प्रोग्राम के अनुसार, तो बच क्या आता था फाइनेंस कमीशन को। तो अब तो ये सब मतलब ही नहीं है, अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। Which of the following administrative thinker has defined administration as the organization and direction of human and material resources to achieve desired end? ये अर्बिट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 तक तो बिल्कुल आप अलाउ कर सकते हैं 70 क्वेश्चन में। अब इस टाइप का बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये कोई ऐसा लैंडमार्क सेंटेंस नहीं है कि एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अब यदि किसी को मान लीजिए कि बहुत मेहनती स्टूडेंट है, तो वो कितनी ऐसे डेफिनेशन याद करे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। और ये जो है पिफिनर ने कहा है, तो चलिए ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा आर्बिट पूछा सकता है, एलडी वाइट ने ये बात कही है, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन टू अचीव सेम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। लेकिन इन्होंने जो बात कही है, यदि उसको आप 2 बार गौर करके पढ़िए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आप कुछ समझ के आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ये दोनों ही एक ही बात कर रहा है कि होता क्या है कि पर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक पर्पसफुल गोल को अचीव करने के लिए जो डाइवर्स जो रिसोर्सेज हैं, मैन मटेरियल, उसको एक तरह से फोकस करके और एक गोल को अचीव कर लेना। मतलब गोल जो है वो कॉमन है। अब बहुत सारे आदमी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अलग अलग अपने लाइफ का गोल लेके उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को इज्जत चाहिए, किसी को पैशन है, और बहुत सारे मटेरियल है, टेबल कुर्सी से लेके लैपटॉप, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दिस दैट। अब इन सब को कैसे एक डायरेक्शन में यूनिटी ऑफ पर्पस ला करके और इस गोल को पूरा करें, इसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यही एडमिनिस्ट्रेशन है, यही दोनों बात कर रहे हैं। वेयर वॉज द सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी फर्स्ट ट्राइड, अगेन ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जो कि तीसरा चौथा क्वेश्चन जो इनवैलिड जैसा है। अब देखिए, पहली बार ब्यूरोक्रेसी वर्ड जो है वो तो आप देख सकते हैं किसी फ्रेंच ने, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आप पढ़ लेंगे, उन्होंने इसको क्वाइन किया है। तो कौन कौन किया है, ये भी एक अर्बिट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है फ्रेंच मतलब ब्यूरो वर्ड से ही आया है, ब्यूरो मतलब डेस्क होता है, गवर्नमेंट का जॉब जिसमें बैठ के किया जाता है। तो फ्रांस में ब्यूरोक्रेसी जो है पहले पहल नाम आया। मॉडर्न टाइम में जो है इसको यूज करने का यदि आप देखें तो ब्रिटेन ने यूज किया, यूके ने, चाइना ने भी इसको यूज किया, जापान मेजी जो उनके जो जो रूल था उसमें इसको यूज किया गया। तो ठीक है, आप यूके कह सकते हैं, लेकिन यदि फ्रांस होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां वो क्वाइन हुआ है वर्ड, ठीक है। और इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे अनुसार से यूके होगा। दैट विच कैनॉट बी अवॉइडेड, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बस मैंने यहाँ इसको स्पेस के लिए यहाँ घुसा दिया है। 70 नंबर क्वेश्चन है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि कोई इसका एग्जांपल लीजिए कि कोई टीचर है आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पता लगा कि सबसे ज्यादा क्लास वही लेता है, कोई और टीचर नहीं आता है तो वही घुस आता है, आपको लाइब्रेरी में भी वही मिल जाता है, लॉबी में भी वही मिल जाता है। तो आप बोलोगे यार ये जो है ना, मतलब कि ये जो है इनएविटेबल है मेरे लिए, मतलब हम इसको ना बच ही नहीं सकते। इनएविटेबल मतलब इससे टकराना जो है मेरी नियति बन गई है। जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो है इनएविटेबल, 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 याद कर लीजिए, अनअवॉइडेबल। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन मतलब क्या होता है, ढेर में, बहुत ज्यादा। किसी के पास प्रोफ्यूजन में मनी है, किसी के पास प्रोफ्यूजन में गाड़ी है, प्रोफ्यूजली वो जो है ब्लीड कर रहा है, बहुत सारा खून निकल रहा है, तो प्रोफ्यूज। तो उसका उल्टा स्कार्सिटी हो जाएगा, आपको पता है। सिनोनिम मतलब क्या होता है, सेम। एंटोनिम मतलब अपोजिट। तो सिनोनिम, सिनोनिम ऑफ डेफर, डेफर मतलब बात कर देना, नहीं आज नहीं कल करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि चलो एएमयू का आज वीडियो नहीं, हम इसको कल तक पोस्टपोन कर देते हैं, तो पोस्टपोनमेंट या पोस्टपोन करना जो है डेफर करना एक ही बात है। टू ड्राइव होम, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, टू ड्राइव होम मतलब कि तुम किसी पॉइंट पे इंफेसाइज करने के लिए जो बोलते हो, तो फ्रेज है टू ड्राइव होम, टू इंफेसाइज। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यदि गॉड पे कोई बिलीव नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, एथीस्ट। बहुत सारे यंग लोग एथीस्ट होते हैं। और
एक और दूसरा आप इससे वर्ड जुड़ा हुआ समझिए, वो है निहिलिस्ट। जो किसी चीज में बिलीव नहीं करता है वो उसको निहिलिस्ट बोलते हैं। गॉड तो छोड़ो, इसमें भी नहीं, कोई वैल्यू, नो कोई वैल्यू नहीं है। नॉर्म, कोई नॉर्म नहीं है। कोई अच्छा है, नहीं, नथिंग इज। ये है, नहीं, इसका एग्जिस्टेंस है, नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वो जो है निहिलिस्ट है, तो ये एथेइस्ट है। हेरेटिक किसको बोलते हैं? जो कि गॉड के अगेंस्ट, या जो बाइबल या इस टाइप के जो होली बुक हैं, कुरान, उसके अगेंस्ट में कोई यदि बोलता है या बोलते हुए चार्ज लगाया जाता है तो हेरेटिक, हेयर से हो गया। एंड फैनेटिक वो हुआ जो कि एकदम पागल के जैसा पैशनेट है किसी एक विचार को लेकर के, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, वायलेंस भी कर सकता है, वो फैनेटिक है। जनरली जो है मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि चूंकि इतने दिन बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो मुझे लगा कि आपको जितनी हेल्प मैं कर सकूं, वैसे मैं भी अब थकने लगा हूं। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक कि मैं एक एक लाइन केवल बोल देता हूँ, लेकिन मैंने ढेर सारे मटेरियल आपको दे दिए हैं जिसको हम जिस ब्राउज करेंगे वो मेरे ही वीडियो, मेरे ही पीपीटी और मेरे ही कुछ कुछ गाइड से के पार्ट कट कॉपी पेस्ट हैं जो कि आपको इन क्वेश्चन का जवाब देते हैं। मैंने चुन चुन करके दिया, उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन किसको बोलते हैं ये पूछा जा रहा है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन या पॉलिटिकल डेवलपमेंट दोनों जुड़े हुए वर्ड हैं। ये 1960-70s में अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी से गाइडेड होके आया। उस समय में ट्रूमैन का कंटेनमेंट पॉलिसी चल रहा था। उसमें यूएसएसआर और कम्युनिस्ट रेजिम को रोकने के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हेल्प करना था उनके पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट को। ये एक थ्योरी के रूप में सामने आया जिसमें कि लूसियन पाई, एडवर्ड सील, डेविड एप्टर और ऑर्गेनिस्की और रोस्टोव, ये सब सब लोगों ने काफी सारे जो है इसमें थ्योरी दिए। बेसिकली ये थ्योरी का ये कहना था कि देखो, डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन का एक फिक्स्ड पाथ है। उस पाथ पे चल के अमेरिका और इंग्लैंड ये सब जो है डेवलप हो गए हैं। अब तुम पिछड़ रह गए हो, तुम भी इसी पाथ को अपना करके करो। तो आपने भी देखा कि लूसियन पाई ने क्या कहा, इक्वालिटी, डिफरेंशिएशन, कैपेसिटी, ये यदि आपके पॉलिटिकल सिस्टम में आ गया तो आप मॉडर्नाइज हो जाओगे, फिर आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कर पाओगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी तो पॉलिटिकल इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, सोसाइटल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आप सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मॉडर्नाइज हो चुका है, इक्विप हो चुका है। तो ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक कल्चर। सिविक कल्चर जो है आपको मतलब वो है जो कि अपना आपका जो पैरोकियल आइडेंटिटी है कि हम इस रिलीजन के हैं, हम इस कास्ट के हैं, हम इस स्टेट के हैं, उससे उठ करके जब आप एक नेशन स्टेट के सिटीजन के तौर पे आप बिहेव करते हैं, जहाँ पे कि आप दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, जहाँ आप बहुत अवेयर हो जाते हैं कि हमारा कंट्री में क्या होना चाहिए, आप उठ के खड़े भी होते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट में, लेकिन आप उसको हेल्प भी करते हैं, गवर्नमेंट की अच्छी नीतियों पे उसको इम्प्लीमेंट करने में सहयोग करते हैं। तो ये सिविक कल्चर है। हर कंट्री में ड्रीम होता है कि सिविक कल्चर ग्रो हो, तो उससे कंट्री जो है वो आगे बढ़ेगी। जो राइट टू गिवन इन माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता है कि जो माइनॉरिटी हैं उनको कुछ हमारे यहाँ से आर्टिकल 29 और 30 में जो है वो बहुत सारे राइट दिए गए। मैंने वो लिख दिया है, आप आगे पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इवन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही जो है माइनॉरिटी को राइट है, और 26-27 में भी माइनॉरिटी को हमारे यहाँ काफी काफी सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपने को, अपने अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बनाए रखने का, प्रिजर्व करने का, गवर्नमेंट से एड पाने का, ये सब जो है वो राइट मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल के रूप में। तो वो आपको इसमें लिखना है। सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है क्या है। उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, इसको कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया है। एक तो है कि जिसको बोलते हैं धर्म निरपेक्षता, मतलब कि बिल्कुल हमको कोई मतलब किसी धर्म से नहीं है स्टेट को। लेकिन इसका रियल मीनिंग जो है कि स्टेट जो है इक्वल डिस्टेंस रखता है हर धर्म से अपने नेशन स्टेट में जो उसके फॉलो करने वाले हैं, और एक धर्म और दूसरे धर्म में ना तो डिफरेंस करता है, ना उसको फॉलो करने वाले लोगों के बीच में डिफरेंस करता है। धर्म पॉलिटिक्स में नहीं आता है, लेकिन इज्जत वो सबकी करता है। और कहीं पे यदि धर्म और सेकुलर मैटर टकरा जाए, मतलब जो कि राजकाज का मैटर है, तो फिर उसको रिजॉल्व भी करने की जो है कोशिश करता है अमिकेबल रूप में। ये सेकुलरिज्म का इसेंस है। सेकुलरिज्म के बारे में आपको ये भी लिखना चाहिए कि सेकुलरिज्म मॉडर्निटी का एक बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक पिलर है। और एक मॉडर्न होने का मायने सेकुलर होना है। सेकुलर मतलब ये नहीं होता है कि केवल एक नेशन स्टेट सेकुलर है। एक आदमी सेकुलर होता है, उसका मायने क्या होता है? आप 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं,
आप 10 बार चर्च जा सकते हैं, 15 बार मंदिर जा सकते हैं, गुरुद्वारा जा सकते हैं, ये उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका विचार सेकुलर होने का मतलब ये होता है कि आप रीजन, रैशनैलिटी, साइंस, इसके बेसिस पे आप नॉलेज को बनाते हैं, सच या झूठ का फैसला करते हैं। इसलिए नहीं करते कि किसी बुक में केवल लिख दी गई है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा है, या किसी ने वो कह दिया, कोई पादरी ने, कोई और मतलब कि धर्म गुरु ने कि ये सही है तो आप उसको सही मान लेते हैं बिना किसी तर्क के। ऐसा सोच रखना जो है, मतलब नॉलेज का बेस यदि रिलीजन से हट करके रीजन, रैशनैलिटी और साइंस हो जाए, तो आदमी जो है उसकी सोच जो है सेकुलर हो जाती है। फिर आपका रिलीजन जो है आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए मीडियम बनता है, लेकिन बाकी आपके जीवन जीने के लिए जो है वो जो है दूसरे तरह से आप ए रिलीजियस होकर के आप सोचते हैं। इसको इसको भी सेकुलरिज्म कहते हैं। और ये भी मॉडर्निटी का एक बहुत बड़ा पिलर है कि राज्य भी सेकुलर है और एक व्यक्ति भी सेकुलर हो गया। एक्सप्लेन द मेन टीनेट्स ऑफ लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये मैंने आपको दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा लिबरलिज्म और रियलिज्म में क्या डिफरेंस है, ये मैंने दिया है। नॉन स्टेट एक्टर किसको बोलते हैं? नॉन स्टेट एक्टर इंटरनेशनल रिलेशन में हो गया जैसे एमएनसी, टीएनसीज, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पीस इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वॉच डॉग, रेड क्रॉस, इस टाइप के समाज, या जो इंटरनेशनल जो कोवेनेंट, ट्रीटी, रेजीम्स, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन, या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ईयू, या जो जितने भी आपने अदर जो और ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं जिसके कि हम मेंबर बनते हैं, आईटीयू एंड अदर्स, ये सब जो है नॉन स्टेट एक्टर हैं। इसके अलावा ग्लोबल सोशल मूवमेंट, ग्लोबल ओपिनियन लीडर्स, ग्लोबल मीडिया, ये सारे जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर बनते हैं। और लिबरलिज्म के अनुसार जो है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर दोनों मिल करके ग्लोबल गवर्नेंस को अभी चलाते हैं। डिस्कस द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म गिवन बाय मार्क्स, ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको मैंने दे दिया है वो पार्ट जिससे कि आपको इसको मिल जाएगा। अब ये कोर थॉट है मार्क्सिज्म का। जनरल विल भी मैं आपको डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ, आपको मैंने दे दिया है, पढ़ लीजिए। और लाइन एंड स्टाफ फंक्शन मैंने कई बार डिस्कस किया है इस डायग्राम के थ्रू। लाइन फंक्शन में कोई एग्जांपल से केवल अभी एक बार फिर बता देता हूँ। मान लीजिए रेलवे है, अब रेलवे में जो लाइन फंक्शन है वो ट्रेन को चलाने के लिए जितने फंक्शंस हैं वो लाइन फंक्शन है। जैसे सिग्नल को चलाना, रेलवे स्टेशन का रेलवे मास्टर है, जो कोच को देखता है, गार्ड है, ड्राइवर है, उसके ट्रैक को इंस्पेक्शन करता है, ये सारा जो है वो लाइन फंक्शन है। और जो सपोर्ट फंक्शन है, रेलवे स्टाफ बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल है, उसकी सेफ्टी से रिलेटेड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनसेशन है, इंश्योरेंस है, उसके रख रखाव के लिए सिविल का मेंटेनेंस है, रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग यदि टूट रही है तो उसको बनाने के लिए है, या इलेक्ट्रिकल बल्ब है, फैन है, तो ये सारी जो है वो स्टाफ फंक्शन है। तो स्टाफ फंक्शन जो है वो स्पेशलिस्ट फंक्शन होते हैं। लाइन फंक्शन वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कोर जो गोल होता है उसको सीधे करने में हेल्प करते हैं। इसको वर्टिकल लाइंस इसलिए दिखाते हैं कि इसमें जो है स्केलर चेन होती है, हिरार्की होती है, यूनिटी ऑफ पर्पस होती है। इसको हॉरिजॉन्टल्स इसलिए दिखाते हैं कि इसमें जो हेड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिविल का हेड है, यहाँ जो है मेडिकल का हेड है, डॉक्टर का, इसी तरह लीगल हेड है, ये सब जो है एक हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये लाइन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको ये लोग स्पेशलिस्ट हेल्प देते हैं। ये लाइन एंड स्टाफ है, ये मिलिट्री के मैनेजमेंट से आया है ब्यूरोक्रेसी में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी मैंने जो है काफी मटेरियल इस पे दे दिया है। कौन थिंकर क्या सोचते हैं वो भी मैंने दिया है। तो अब आगे देखिए कि मैंने कितनी सारी मटेरियल दिया, मैं जस्ट ब्राउज कर रहा हूँ, मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये तो खैर एनिमेटेड है। अब ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया है कि जितने इंटरनेशनल ट्रीटी और कोवेनेंट ह्यूमन राइट पे हैं उसको यहाँ देख के रख लीजिए, क्योंकि आपका ये पेपर ह्यूमन राइट पे है, आपको हेल्प हो जाएगा। पॉलिटिकल कल्चर और सिविक कल्चर क्या होता है, ये पूरी स्लाइड मैंने अपनी ही पीपीटी से दिया है, आपको पढ़ लीजिए। सिविक कल्चर बुक भी उन्होंने लिखी है, अल्मंड वर्बा ने। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो माइनॉरिटी को दिए गए आर्टिकल 29-30 में, वो यहाँ पे है। ये राइट्स भी मेरे अनुसार से जो है वो माइनॉरिटी को मतलब हेल्प करते हैं माइनॉरिटी राइट को प्रोटेक्ट करने में। ये लिबरल अप्रोच आईआर में बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो यहाँ पे है।
लिबरलिज्म और रियलिज्म में क्या फर्क है वो है यहाँ पे, इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगा उस क्वेश्चन को लिखने में। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मार्क्स का क्या है, बस उसको एक्सपेंड कर दीजिए। विल जो है, जनरल विल क्या है, ये यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा दूसरे तरह के विल भी, एक्चुअल विल, रियल विल, प्राइवेट विल, कॉर्पोरेट विल, ये सब भी फीचर्स ऑफ जनरल विल क्या है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जनरल विल क्या है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये यहाँ दी गई है। और इसमें जो है पॉल एच एप्पल बाई ने जो 3 कहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस, ये बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। और जोसिया स्टैम्प, ये कम पूछा जाता है लेकिन ये भी पूछा गया है बीएचयू में और अदर्स में, डीयूटी में। तो ये दोनों को याद कर लीजिए, ये दोनों ने दिया है ये सब डिफरेंसेस जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है डेवलपमेंटलिज्म या मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में 2 स्लाइड है, पढ़ लीजिए। ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के बारे में है, उसका अपोजिशन जो है चैलेंज, उसको डिपेंडेंसी थ्योरी बोलते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे दे दिए हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, या अंडर गुंडर फ्रैंक का डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट जो फ्रेज है। देन ये जो है मैंने अपने ही जो डीयूईटी के लिए मैंने गाइड निकाला था, उसमें डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट मैप है। कॉन्सेप्ट मैप होता क्या है ये भी जान लीजिए। वैसे तो मैंने यहाँ टाइप किया है, हाथ से लिखने पर और अच्छा आप लिख सकते हैं। जैसे इससे सब फ्लो करता है, ये हैं ये हैं ये हैं। अब यहाँ से जो है ये आई कोर थीम, उससे फिर ये आया, फिर इससे निकल के और आएगा कुछ, फिर इससे निकल के और आएगा। तो ये इस तरह से जो ट्री बनाते हैं, कॉन्सेप्ट ट्री या कॉन्सेप्ट मैप बोलते हैं, वो आपके दिमाग में यदि सेट हो जाए, तो इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया क्योंकि यहाँ बहुत छोटा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, किस थ्योरी ने, कौन बुक लिखा, थ्योरिस्ट ने क्या कहा डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन पे, उसके मायने क्या है। यहाँ पे उसका टूटा हुआ पार्ट जो नीचे का पार्ट है। अगेन ये भी बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि यदि आप अभी तक नहीं जानते हैं तो गलत है कि एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैं ऑलरेडी रन कर रहा हूं, पिछले 2 महीने से चल रही है, ये लास्ट मंथ उसका है, यदि कोई एक्सटेंड ना हुआ तो डेट वेट। उसमें हजारों हजार क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, एग्जाम स्ट्रेटजी डिस्कस किए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो उसमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको बेस्ट गाइडेंस कैसे मिल सके। वैसे तो मैं इन वीडियो के थ्रू भी देता हूं, लेकिन वहां पे जो है एक तरह का पर्सनल टच है, और वहां पे मैं क्वेश्चन स्पेशली उसके लिए फ्रेम कर रहा हूं। यदि आप उसमें इंटरेस्टेड है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, और आप ये सोच रहे होंगे सर इतना लेट कह रहे हैं तो इसमें ज्वाइन करने से क्या फायदा, क्योंकि वो चूंकि टेलीग्राम पे है, उसकी फीचर ऐसी है ना कि वहां जितने पेपर, अभी तक मैंने 18 पेपर वहां पे अपलोड किए हैं, टेस्ट पेपर, वो सब आपको मिल जाते हैं। इवन सारे सलाह भी वहां मिल जाते हैं, वहां सारा स्टोर्ड है, वो आपको फ्री मिलता है, पूरे गाइड वीडियो फ्री मिलते हैं। तो यदि आप इस पे नॉमिनल कॉस्ट पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पे भेजिए, और आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप ज्वाइन करेंगे। इस तरह से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं इसका जवाब देने का। सो ओके, बहुत जल्द मिलेंगे एक और पेपर लेकर के एएमयू का, एक और दो पेपर, जिससे कि ये हम कह सकें कि 5 साल का हम लोगों ने एनालाइज किया। सो गुड विशेस, बाय।